After reflection, the next topic is refraction. क्लास 10 वाली चीजें। तो पहला चीज क्या है क्लास 10 का? फॉर अ केस ऑफ normal incidence, ray will pass undeviated. No. This is medium 1. This is medium. For case of normal incidence, ठीक है, ray will pass undeviated in the second medium. है ना? इसको फर्स्ट मान लेते हैं, जिधर से आ रहा है वो फर्स्ट, जिधर जा रहा है उधर सेकंड। सपोज this is medium 1, this is also medium 1. What will happen to a ray? Again it will pass undeviated. ये बेंडिंग दिख गया क्या थोड़ा सा? थोड़ा सा भी बेंडिंग नहीं होगा बेटा। ठीक है, ये क्लास 10 में पढ़ा। और क्लास 10 में क्या पढ़ा? सपोज दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, एंड व्हाट विल हैपन एट द इंटरफेस? अगर मीडियम 2 नहीं होता तो क्या होता बेटा? सीधा निकल जाता। चूंकि मीडियम 2 है तो वो क्या करेगा? अपने पाथ को चेंज करेगा। तो चेंज तो दो तरीके से हो सकता है, या तो या तो ये। दोनों एक साथ तो होगा नहीं। तो पहले इनको बुलाते क्या है? तो ध्यान से देखो, ओरिजिनल रे ये था। 2 वाले को अगर आप देखो तो ओरिजिनल रे जो था उससे क्या हुआ है? दूर चला गया है। तो इसको बुलाते कैसे हैं? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये मान लो 30 डिग्री है, ये तो 30 डिग्री से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब नॉर्मल से क्या हो गया है? दूर हो गया है। तो 2 को क्या बुलाते हैं? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब 1 को अगर आप देखो तो 1 नजदीक आ गया है। तो 1 को क्या बुलाते हैं हम? टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक।
क्लास 10 में सीखा था हमने, या तो अवे होगा या तो वर्ड्स होगा। फिर और क्लास 10 में क्या सीखा था हमने, कब अवे होगा कब टुवर्ड्स होगा। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल कब होगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 will be greater than refractive index of medium 2, which means medium 2 is what? Rarer, optically rarer, and medium 1 is denser. And when it will bend towards the normal? When refractive index of medium 2 is greater than refractive index of medium 1. ठीक है, ये लर्न किया था हमने। और क्या लर्न किया था हमने, कुछ भी नया नहीं लिखा है मैंने, सब क्लास 10 के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, सब रिवाइज करवा दे रहे हैं एक बार। हाउ डू वी डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by velocity of light in medium 1 divided by velocity of light in medium 2। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में कैसे लिखा जाता है, μ2 divided by μ1। so now what is absolute refractive index? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। यहां पर जो लाइट की वेलोसिटी यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, दिस इज हाउ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो वेलोसिटी ऊपर पर लिखते हो वो किसका लिखते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। लेकिन जब दो मीडियम को कंपेयर कर रहे होते हो तो कौन से वेलोसिटी का रेशियो आता है, मीडियम 1 की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मीडियम 2 की वेलोसिटी। ये याद करना है, ये आपको 10 में ही याद होना चाहिए था। दिस इज हाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड, ऐसे ही डिफाइन होता है ये। इसमें कुछ पूछना है आपको? हाउ डू वी रीड दिस? इसको पढ़ते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम। ठीक है, अब मुद्दे की बात। Since we know that frequency of a wave depends on source only, ये कहां से हम लर्न करते हैं, क्लास 11 में जो आपको वेव चैप्टर पढ़ाया गया था उसमें मैंने बहुत बार बोला था ये,
कि किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पर डिपेंड करती है? सोर्स की। अब ध्यान से देखना, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सन, ये एयर है, इधर वाटर है। तो सन से लाइट रे आया, वाटर है तो वाटर इज अ डेंसर मीडियम ना। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 4/3। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। याद करने बोला था मैंने आपको 10 में भी, दोबारा मैं बोल रहा हूं याद करने, याद कर लेना। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होता है? 3/2। तो ये ध्यान से देखना, ये जो लाइट रे आया है बेटा, ठीक है, लाइट रे, तो इंसिडेंट रे का सोर्स कौन है? सन। रिफ्रैक्टेड रे जो हुआ है उसका भी सोर्स कौन है? सन। तो कहने का मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी विल बी व्हाट? सेम। तो पहला पॉइंट क्या अब रटना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे will be equals to frequency of तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी। बी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखाया कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। वेलोसिटी इन लाइट ऑफ एयर को हम सी से डिनोट करेंगे, और सी का वैल्यू क्या होता है बेटा? 3 × 10⁻⁸ ये मेमोराइज करना है। ये सारे फॉर्मूले मेमोराइज करने थे क्लास 10 में, मैं सारा चीज एक साथ आपको करके दे दे रहा हूं। तो अगर आप देखो ध्यान से, यहां से अगर मैं v की वेलोसिटी निकालूं तो वो क्या होगा? c/μ। तो किसी भी मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। दिख रहा है आपको? c का वैल्यू कितना होगा? 3 × 10⁸ और हम सबको पता है अपने क्लास 10 के नॉलेज से कि म्यू का जो वैल्यू आता है, डायमंड हो गया, ग्लास हो गया, एयर, ये एयर बोल रहा हूं मैं, वाटर हो गया, म्यू का वैल्यू क्या चीज से बड़ा आता है? 1 से। तो अगर म्यू का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये रेशियो हमेशा क्या होगा? छोटा। तो कहने का ये मतलब है जब रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? घट जाती है। ठीक है। यही रिफ्रैक्शन कॉज भी करता है। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? द डिक्रीज इन वेलोसिटी व्हेन द लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम। तो ये फॉर्मूला क्लियर है आपको? c डिवाइडेड बाय म्यू। क्लास 11 के ही आप वेव चैप्टर में क्या लर्न किए थे कि वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल्स टू, क्लास 11 क्या क्लास 9 में भी है, साउंड वाले चैप्टर में है, ये साउंड वाले चैप्टर में है, ये वेव वाले चैप्टर में है। वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल्स टू इट्स वेवलेंथ टाइम्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेवलेंथ टाइम्स फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखना, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ वेव एयर में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? एयर, एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? c। यहां मैं क्या लिखूंगा? और फ्रीक्वेंसी विल बी म्यू। सपोज यही चीज मैं किसी मीडियम में लिखूं,
ठीक है, एनी मीडियम, वाटर हो गया, तो वाटर में वेलोसिटी की क्या होगी, सी बाई म्यू। लैम्डा मीडियम, बट क्या चेंज नहीं होगा? क्यों नहीं चेंज होगा? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सोर्स, नॉट ऑन द मीडियम। रेशियो ले लो एक बार, रेशियो लेके बताओ वेवलेंथ में क्या रिलेशन आता है। जस्ट टेक द रेशियो। रेशियो लेना है या फिर सी का वैल्यू पुट कर दो यहां पर। चलो ये ज्यादा आसान है। सी का जो वैल्यू लिखा हुआ है लैम्डा एयर इंटू फ्रीक्वेंसी, इसका वैल्यू यहां पुट कर दो। मैच करो, ये आया। फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी का व्हाट इज लैम्डा मीडियम, लैम्डा एयर बाय म्यू। जनरल क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इन एनी मीडियम इज गिवन बाय लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू। अब देखो कितना बढ़िया रिलेशन आ गया, इधर देखना एक बार। वेलोसिटी इन मीडियम इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, सी बाय म्यू। याद हो जाएगा। तो सेकंड वाला इज इंपॉर्टेंट। सेकंड क्या, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में बहुत पूछा जाता है ये। सीबीएसई में बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, तो जितना पढ़ा है उसको जरा एक बार रिवाइज कर लेना। लिखा नहीं है तो मैं दे दे रहा हूँ, ये रहा। मुझे बोल देना, मैं स्क्रॉल कर दूंगा। ठीक है, जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करो। मटेरियल खोज रहा हूँ एक। हो गया ये, आगे पढ़ो।
तो दोनों में से कोई एक होगा। वन वाला कब होगा? जब सेकेंड मीडियम डेंसर होगा। और टू वाला रिफ्रैक्शन कब होगा? जब सेकेंड मीडियम रेयरर होगा। डेंसर और रेयरर हम कैसे करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखकर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा दैट इज डेंसर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम दैट इज रेयरर। ठीक है, ये लिख के दिया मैंने आपको। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे करते हैं? वेलोसिटी के टर्म्स में ऐसे लिखा जाता है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में ऐसे लिखा जाता है। दोनों ही रटने हैं आपको। तो पढ़ते कैसे हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन। ठीक है, गड़बड़ यही होगा, आप V2/V1 लिखोगे। ध्यान रख रहे ना, वेलोसिटी में उल्टा चलता है। ठीक है, वेलोसिटी में कैसा होता है? उल्टा। फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट में कुछ नहीं करते हैं, एक मीडियम को क्या मान लेते हैं? एयर। तो एयर जैसे आता है, वेलोसिटी को क्या चीज से रिप्लेस कर देते हैं हम? सी से। उसके बाद ये तो 11th में पढ़ा हमने कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सोर्स पर डिपेंड करता है, तो इसीलिए इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम। फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से हमने क्या निकाला? वेलोसिटी जो होगी वो घट जाएगी, और वैल्यू क्या होगा? C/म्यू। उसके बाद अगेन क्लास 11 और क्लास 9 के कंसेप्ट से कि ये फॉर्मूला हमने यूज किया, और इस फॉर्मूले को हमने एक बार एयर के लिए लगाया, एक बार मीडियम के लिए लगाया, और क्या चीज का रिलेशन निकाला? कि वेवलेंथ कैसे चेंज होगा। तो वेवलेंथ कैसे चेंज होगा? λ/म्यू। तो लाइट वेलोसिटी कैसे चेंज होता है? C/म्यू। वेवलेंथ कैसे चेंज होता है? λ/म्यू। मतलब दोनों ही घट रहे होते हैं। ये दिख रहा है आपको? बोथ आर डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीजिंग है? क्योंकि म्यू का वैल्यू जो होता है वो हमेशा वन या फिर वन से बड़ा आता है। ठीक है, तो यहां तक हमने रीड किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1। अरे फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा तुरंत। डन। फॉर्मूला क्या लगाया हमने? C/म्यू। ये लगाया आपने C/म्यू। दिस विल गिव यू क्वेश्चन नंबर 4।
डन, हो गया। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? लैम्डा इन मीडियम इज इक्वल्स टू लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू, यही है फॉर्मूला। सो लैम्डा इन एयर, ठीक है, तो लैम्डा इन एयर कितना होगा बच्चा? फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? सो लैम्डा एयर इनटू फ्रीक्वेंसी एयर विल गिव यू वेलोसिटी इन एयर। वेलोसिटी इन एयर बोला था मैंने, रटना है। सो लैम्डा एयर इनटू फ्रीक्वेंसी, दिस विल गिव यू हाउ मच? 1/, ये 14 है, 1/2 इंटू 10⁻⁻⁶ पुट कर दीजिए वहां पर, हो गया। लैम्डा एयर का वैल्यू क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू 10⁻⁻⁶। म्यू वी डोंट नो, बट क्या मीडियम का वेवलेंथ दे रखा है? कितना दे रखा है मटेरियल में वेवलेंथ? 300 नैनोमीटर, तो उसको रख दीजिए। ध्यान रखिएगा 300 नैनोमीटर है तो 300⁻⁻⁹ सॉल्व कर लीजिए। म्यू उधर जाएगा, ठीक है। तो 10⁻⁻⁹ ऊपर जाएगा तो +9, +9 -6 विल गिव यू हाउ मच? +3। इसको मिटा के +3 कर दें। अच्छा, इस +3 को 1000 लिख दें। अच्छा, इस 1000 को काट के 500 लिख दें, और ये 0 0 ऐसे से काट दें, आंसर क्या आएगा? 5/3 विच इज इक्वल टू 1.67। ये आया आपका आंसर ना। एक छोटा सा कंसेप्ट, इसको मतलब रिफ्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है रिफ्रैक्शन से। एक बात बताओ, अगर मैं आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दूं, ठीक है, और इसका थिकनेस दे दूं, क्या दे दूं? थिकनेस दे दूं इस मटेरियल का, और ये लाइट रे अपना एयर से आ रहा है, तो कैन यू टेल मी कि इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा उसको? इसको रिफ्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। रिफ्रैक्शन से बस एक ही चीज लेना देना है। इसको ऐसे सोचो, से फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपको ये रोड क्रॉस करना है ना, डी डिस्टेंस का, तो कितना टाइम लगेगा आपको ये रोड क्रॉस करने में? कैसे निकालोगे? वेरी गुड। क्या करोगे? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दोगे। बचपन से यही पढ़ते आए हो। तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, मान लो थिकनेस x है या y है, तो क्या करोगे? y डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और हमने क्या सीखा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होता है? c/μ। इतना टाइम लगेगा। तो ये तो रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं है ना बेटा, ये तो स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है। रिफ्रैक्शन तो यही खत्म हो गया जैसे आपने c/μ लिख दिया। उसके बाद तो ये तो मतलब नॉर्मल स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? तो अगर आया है तो थोड़ा जरा अप्लाई करके बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 में। सिंपल अप्लाई करना है, बस अप्लाई करना है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। आप ना अगर नहीं समझ, एक बार कोशिश करो, उसके बाद फिर मैं आपसे बनवाऊंगा।
सेम थिकनेस दे रखा है। घबराना बिल्कुल भी नहीं। इसमें जानते हो, इसमें मतलब फिजिक्स कम मैथ्स ज्यादा है। कोशिश हुई। तो हम क्या करेंगे, हम फोटो बना लेंगे दो अलग अलग मटेरियल का। इसका म्यू बी, इसका म्यू ए। दोनों का थिकनेस क्या है, सेम। थिकनेस मान लिया मैंने सेम। तो पहले तो मुझे ये बताओ, पहले वाले में टाइम कितना लग रहा है, T1। दूसरे वाले में टाइम कितना लग रहा है, T2। टाइम वन बताओ कितना आएगा। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। T2 कितना आएगा बेटा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। T2 और T1 में क्या रिलेशन दे रखा है, T2 माइनस T1 इज 5 × 10⁻⁻⁻। कर दो T2 माइनस T1।
ठीक। अब मैथ्स बनाओ। इसके बाद तो मैथ्स है। बोलो म्यू भी कहाँ ले जाएं? ऊपर। म्यू ए कहाँ ले जाएं? ऊपर। ठीक है। इसके बाद y/c दोनों में क्या है? कॉमन। बाहर निकाल ले। अब कुछ भी पुट कर दो यार। एक तो अभी यूज नहीं किया है। क्या नहीं यूज किया है? μa/μb इज इक्वल टू 1:2। तो इसको क्या लिख सकते हो? μb इज इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू ए। डाल दो वहां पर। एक बात बताओ, इसके बाद फिजिक्स था क्या? उसके बाद भी नहीं, इसके बाद फिजिक्स था क्या? नहीं। तो 2 μa - μa विल गिव यू व्हाट? म्यू ए। तो व्हाट, हमें तो थिकनेस निकालना है। थिकनेस क्या होगा? 5 × 10⁻⁻10 एंड व्हाट इज दिस c/μa? अरे क्या है c/μa? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ऑप्शन क्या होगा? पहला वाला। ये रहा। फिजिक्स तो यही खत्म हो गया बेटा, c/μa। उसके बाद थोड़ी फिजिक्स है, उसके बाद क्या है? मैथ्स। ठीक है। तो एक चीज करना, जो जो क्वेश्चंस तुमसे यहां से नहीं बन, हो सकता है तुमसे एक भी ना बने, कोई बात नहीं। आपको सबको क्या करना है? रिपीट करना है घर पर। ठीक है, रिपीट करना है। रिपीट करने से चीजें क्या होंगी कि आपसे बननी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे अभी मैंने आपको ये कंसेप्ट पढ़ा दिया, अब इसी पर अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं, क्वेश्चन नंबर 5, तो आप बखूबी बना देंगे। तो ट्राई करो। तुरंत बना देंगे, आपको समय एकदम नहीं लगेगा। मेरे को बस खाली इक्वेशन लिख के दो, कैलकुलेशन मुझे नहीं चाहिए। कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कैलकुलेशन क्योंकि फालतू होगा, वो 1.63 और 1.47 दे रखा है। T1 और T2 निकाल के दो मुझे बस। हो गया। T1 T2 में तो कुछ है ही नहीं। सो व्हाट विल बी योर T1? व्हाट इज द डिस्टेंस बच्चा? 20 मीटर। एंड व्हाट विल बी योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.47। स्पीड कितना होगा? दिस। आया ये T1। T2 बताओ कितना आएगा? 20 डिवाइडेड बाय c/1.63। ये आया आपका T2। देखो बनना बन गया ना। सीखने के बाद अगर नहीं बनता तब अलग बात है। तो बन गया। आपका करना क्या है? आप क्या घटा के आंसर लिखना है और क्या करना? कैलकुलेशन करना है, आंसर। सी का वैल्यू हम सबको पता है। कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। 6 का 1 बनाओ, 6 का A। 6 का A एकदम सेम कंसेप्ट है। 2 की जगह 3 लिखा हुआ है बस। सेम कंसेप्ट। पूरा आंसर चाहिए मेरे को इसमें।
आई वॉन्ट कंप्लीट आंसर। 6 का ए, नॉट 2, 6 का ए। बताना है सबसे कम टाइम किस में लगेगा। सारे टाइम निकाल के बताओ कितना आएगा। इट्स अ गुड कैलकुलेशन। गुड मतलब आसान है। प्लीज टेल मी, तीनों में, तीनों का टाइम निकाल के बताओ कि कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। तीसरा वाला टाइम निकालते निकालते याद हो जाना चाहिए तरीका क्या है। ठीक है। हो गया। मैं तो करूंगा नहीं कैलकुलेशन, मैं आपको बस खाली लिख के दे दूंगा। पहले वाले में टाइम कितना लगे बेटा? 1 माइक्रोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर को क्या लिखोगे? 10⁻⁻⁶। और इसको C डिवाइडेड बाय 1.2। बोलो ये आया। T2 कितना है? 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितना आएगा? 1 पॉइंट, कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका? एयर है, एयर है तो 1। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। और लास्ट कितना थिकनेस है बच्चा? 1 इंटू 10⁻⁻�6। तो इसका स्पीड कितना आएगा? 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 1.8। अब कौन सा आया मिनिमम बताना। इसका 5 आ रहा है, इसका 1.2 डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट, ये 0.5 आ रहा है। इसका 0.5 आ रहा है, इसका 0.4 आ रहा है, इसका 0.6 आ रहा है। ये होगा मिनिमम। पहला वाला होगा मिनिमम। आया पहला वाला मिनिमम। 0.4 इंटू 100, 40 सेकेंड आएगा शायद पहले वाले का। कैलकुलेशन तो यही बता रहा है। कुछ पूछना है आपको इसमें? हो जाएगा ये। चलो अब अगला कंसेप्ट सीखते हैं। तो कौन सा कंसेप्ट सीखा अभी हमने नया में? ये। ठीक है।
और इसी के साथ क्लास नोट्स में ये भी ऐड कर लेना, है ना, ये वाला टाइम इज इक्वल्स टू ये वाला, ये फोटो बनाकर ऐड कर लेना क्लास नोट्स में, खुद से बन जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट इज, इसको हमने कैसे लिखा बेटा? तो अगर कभी ये पूछ ले, क्या लिखेंगे हम इसको? वेलोसिटी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे हम? v3/v2। ना, से फॉर एग्जाम्पल ये दोनों गिवन है, ठीक है, और आपसे ये पूछ ले या फिर आपसे ये पूछ ले, तो कैसे निकालेंगे हम? दिस इज गिवन, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे। मान लो ये पूछा गया है, ठीक। तो अगर ये पूछा गया है तो क्या लिखोगे? क्या निकालना है? μ3/μ1। अब μ3 तुम्हें ऊपर चाहिए, μ1 नीचे चाहिए। तो μ3 मेरा यहां पर है, μ1 यहां पर है, तो μ3 को अगर ऊपर पहुंचाना है तो क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो μ3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना सोच के करना होता है कि डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, आखिर करना क्या है, ठीक है। थोड़ा सा सोच के करना होता है, ठीक। कर लोगे? देख लो, जो चाहिए, जिसको जो चाहिए पहले उसको लिखो, ठीक है। और जो गिवन है उसको देखो। और दो ही चीज सोचनी होती है, या तो डिवीजन या तो मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगा, नहीं तो दोनों को डिवाइड करके मिल जाएगा। दोनों में से किसी एक में आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लोगे? एक क्वेश्चन करो फिर। 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इधर 1 लिखा हुआ है तो इसका यही मतलब है, ये गिवन है। मैथ्स है, एकदम प्योर मैथ्स है, फिजिक्स नहीं है ये। फिजिक्स यही खत्म हो जाता है जब आप μ2 1 को लिखोगे μ2/μ1, खेल खत्म। क्या लग रहा है, कैसे आएगा इस बार आंसर? मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके? देखो, जो ऊपर चाहिए वो ऊपर रखना है, जो नीचे चाहिए वो नीचे रखना है। तो μ1 कहाँ है? पहले से ही नीचे में है। μ3 कहाँ है? पहले से ही ऊपर में है। तो दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करोगे, जरा देखो क्या आ जाएगा। μ2/μ1 इंटू μ3 मिल गया। इसका मतलब 4/3 और 3/2 को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। 4/3 इंटू 3/2 विल गिव यू व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज 2। ध्यान से देख लो, नहीं कुछ समझ में आया तो पूछ लो।
ध्यान यही रखना कि हमेशा डिवीजन नहीं होगा, कभी कभी मल्टीप्लीकेशन भी होगा। ध्यान बस इतना सा रखना है कि जो चाहिए उसका, उसको बनाए कैसे, डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके। यही है कंसेप्ट। जो चाहिए उसको कैसे बनाए। कैसे बना सकते हो, याद क्या करना है, डिवाइड करके या फिर मल्टीप्लाई करके, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, यही है कंसेप्ट। ये रहा, ये डब्बे में बंद करके दे रहा हूं मैं, आइदर डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। मिल जाएगा, बिल्कुल दिख जाएगा, करके देखना। हाँ, इसका फॉर्मूला लिखो। लिख दिया? क्या लिखेंगे हम? इसका फॉर्मूला लिखो। लिख दिया? जरा वन और टू को मल्टीप्लाई करो। कर दिया? क्या आया? वन आया, वन। ठीक है, तो ये याद रखना। एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में है तो छोड़ तो नहीं सकते। दूसरा चीज क्या याद रखना है, एक बात बताओ, म्यू टू वन इंटू म्यू वन टू अगर वन है, तो कैन वी राइट म्यू टू वन एज वन अपॉन, और वी कैन क्या राइट, म्यू वन टू इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू टू वन। तो ये भी याद रखना। एक दे रखा है तो दूसरा एक दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल। क्वेश्चन लिख लो, शायद नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is 3 by 2, then find refractive index of air with respect to glass. हो गया? गिवन क्या है? ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। पूछा क्या है? एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। हमने क्या रखना है, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल। 2/3 आया आंसर। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपने क्लास 10 में लर्न किया था, दैट वाज स्नेल्स लॉ। लिखो, स्नेल्स लॉ क्या था? लिख दिया? मैच करो, ये आया। तो आप जो है क्लास 10 में ये रटे होगे। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं
कि आप स्नेल्स लॉ को ऐसे लिखना, μ1 उसका साइन इज इक्वल्स टू μ2 उसका साइन। कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि कल को अगर डायरेक्शन बदल दिया जाए और इसको μ1 लिखो, इसको μ2 लिखो, खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन आप तो गड़बड़ नहीं करोगे, जरा लिखना इसके लिए स्नेल्स लॉ। क्या लिखोगे? आप ऐसे लिखना, आप बिल्कुल ऐसे लिखना, कभी गलत नहीं होगा, किधर म्यू आएगा। डू इट। डन। तो हम क्या लिखेंगे? μ2 साइन आई इज इक्वल्स टू μ1 साइन आर। उसके बाद जो पूछा हो निकाल लेना। ध्यान एक चीज और है यहां पर रखना, क्या? आई कहां से लिखोगे? नॉर्मल से। आर कौन सा एंगल होगा? नॉर्मल से एंगल जो बना रहा होगा रिफ्रैक्टिव रे। ठीक है। आई जो एंगल होगा, ये मैंने आपको रिफ्लेक्शन में भी बताया, हमेशा एंगल कहां से मेजर किया जाता है? नॉर्मल से। अनलेस एंड अनटिल इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। कुछ नहीं मेंशन है तो हम एंगल कहां से ये करेंगे? नॉर्मल से। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इस पर बना लेते हैं, है भी कि नहीं। ये होमवर्क रहेगा आपका। थोड़ा डिफिकल्ट है, 6 का बी विल बी और होमवर्क थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं आपको ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं दिया है, ठीक है। मैंने आपको इस वीक में जो 3-4 दिन का छुट्टी है, मैंने आपको कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं दिया है। मैंने आपको बोला है जितने भी मैंने आपको डेरिवेशन कराए वो क्या करने हैं आपको? रिवाइज। और जितने भी न्यूमेरिकल करवाए हैं उसको क्या करने हैं? रिवाइज। बस और कुछ नहीं करने का। कितना दिन लगेगा? और एक दिन में मत करना, एकदम इस चीज को मेरी बात मानो। जब मैं आपको बोलता हूं जैसे 2-3 दिन बंद है, हो सकता है कभी मैं जाऊं बाहर भी, उसमें 6-7 दिन के लिए बंद हो, तो एक दिन में निपटाने के लिए सारा काम नहीं करना है बेटा। इस सर बोले हैं तो आज क्या था, रात भर बैठ के कर दिए नहीं। थोड़ा सा एक दिन, थोड़ा सा 2 दिन, थोड़ा सा 3 दिन, तब आपको वो परमानेंटली याद होगा। इसका बात आप ध्यान रखना। एक दिन में मत निपटाना। आप 2 ही क्वेश्चन बनाना एक दिन को, अगले दिन 4 बना लेना, वो मंजूर है ना। अगर आपको 6 मिला है तो 3-3 के जगह आप 1 और 5 कर लेना, मेरे को वो मंजूर है। लेकिन एक दिन बैठ के 6 मत करना, उससे तुम्हारा फायदा नहीं होगा। फायदा इन द सेंस कि लॉन्ग टाइम के लिए याद नहीं रहेगा। ठीक है। तो इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन बनाते हैं पहले हम। उसको छोड़ो, पहले पुराने कंसेप्ट पर क्वेश्चन बनाओ। पुराना मतलब कि अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया उस पर। चलो करो। वेवलेंथ दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, आपको वेवलेंथ बताना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। ये पुराना कंसेप्ट, अभी जो करा उस पर भी करेंगे। पहला हो गया। कितना आएगा वेवलेंथ? 4000 एंगस्ट्रॉम आया। और फ्रीक्वेंसी विल रिमेन व्हाट? सेम। है ना। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? एंगस्ट्रॉम का यूनिट क्या होता है बेटा? -10।
into frequency will give you what? Into frequency will give you speed of light in वैक्यूम. वैक्यूम में कितना होता है उतना ही मान के चलते हैं. ठीक है. तो 10⁻⁻10 इधर आएगा तो 10⁻18 डिवाइडेड बाय 1/2000. इसको सॉल्व कर लो. 2000 में ये कितने जीरो को कट करेगा यहां पर? 3 को. तो 18 को मिटाकर क्या करेंगे हम? 15 सॉरी. और एक 10 और निकाल लेते हैं तो यहां क्या बचेगा? 14. 5 × 10⁻14 हर्ट्ज. अरे फिर से वही 5 × 10⁻, वही आंसर आएगा बेटा, है ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. द मीडियम वेलोसिटी. अच्छा इस बार वेलोसिटी पूछा है. वेलोसिटी ऑफ द लाइट वेव. तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट वेव क्या होगा बेटा? 3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय 1.5. 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. चार हजार एंगस्ट्रॉम. सेम ही आना चाहिए, है ना. 4,000 के अराउंड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. 6,000. क्वेश्चन नंबर 3. डन. So when light enters from air to water, क्या सेम रहेगा? फ्रीक्वेंसी इज सेम. वेवलेंथ इन वाटर इज लैम्डा बाय म्यू होता है ना बेटा. घट जाएगा. वेवलेंथ इज स्मॉलर. आंसर क्या आएगा? बी. बी आया आपका आंसर. ये भी नहीं होगा. ग्रेटर नहीं होगा. लैम्डा बाय म्यू. इस कंसेप्ट को यूज करने के लिए एक चीज और सीख लेते हैं, उसके बाद उसको लगाएंगे. पहले एक पर लगाओ. स्नेल्स लॉ लिखो इसके लिए. लिख दिया. कुछ पूछना है इसमें? इस दूसरे वाले के लिए स्नेल्स लॉ लिखना. सेकंड के लिए इस पॉइंट के लिए स्नेल्स लॉ लिखना. यहां के लिए तो लिख दिया. दूसरे वाले के लिए लिखना. डन. U3 मान लेते हैं. ठीक है. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R एंड I2?
If these two lines are parallel, this is transversal. What is the relation between these two angles? बोलो. ये x है तो ये क्या होगा? क्यों होगा x? बिकॉज इट्स ऑल्टरनेट एंगल. दिख रहा है सभी को? तो क्या हम ये लिख सकते हैं r इज इक्वल टू आई टू? म्यू टू साइन आई टू लिखो या म्यू टू साइन आर लिखो, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल. अच्छा, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल. फाइनली क्या लिख सकते हो? तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन ई? ये नहीं रटना है. क्या रटना है? ये. समझ में आई चीज? व्हाट इज द कंसेप्ट? कंसेप्ट क्या बोलता है? हर पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लिख दो और उसके बाद ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगा दो. हर पॉइंट पर तुम क्या करो? स्नेल्स लॉ लिख दो और ज्योमेट्री का क्या करो? कंसेप्ट लगा दो. ये सीखना. ठीक है, दो तीन बार लगाओगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा कि ऐसा होता है. ट्राई दिस वन. क्वेश्चन नंबर 4. आंसर क्या आएगा? आंसर बताओ क्या आएगा. पहले आंसर बताओ फिर लगाना कंसेप्ट. पीछे देखो आंसर क्या आया था. लगाओ, आप कंसेप्ट लगा कर करो उसको. डू इट. कंसेप्ट लगाइए और करिए. कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेगा. क्या लर्न कर रहे हैं अभी हम? स्नेल्स लॉ कैसे लगाया जाता है, ये है कंसेप्ट चल रहा है अभी हमारा. स्नेल्स लॉ कैसे लगाया जाता है ये सीख रहे हैं हम. तो पता भी होना चाहिए ना कि कौन सा टॉपिक चल रहा है. स्नेल्स लॉ लगाना सीख रहे हैं हम. इसके पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा हमने? वेवलेंथ कैसे कम होता है वो सीखा हमने. टाइम कितना लगता है वो सीखा हमने. वेलोसिटी कैसे कम होता है वो सीखा हमने. फ्रीक्वेंसी सेम होता है वो सीखा हमने. हो गया. क्या करेंगे हम? इसको एक्स मान लेंगे थोड़ी देर के लिए. ये एंगल एक्स, ये एंगल एक्स. पहले सरफेस पर क्या लिखोगे? म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन एक्स. दूसरे वाले पर क्या लिखोगे? म्यू टू साइन एक्स इज इक्वल टू म्यू थ्री साइन आर. अब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो क्या लिखोगे? म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू थ्री साइन आर. तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू थ्री बाय म्यू वन. ठीक है. 7.
हो गया? बनाया आपने डायग्राम? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और दिस इज x, देन दिस इज 2x। बनाया? क्या लिखोगे आप? 1 into sin 2x इज इक्वल्स टू n into sin x। तो sin 2x इज व्हाट? 2 sin x cos x। Sorry. So what is the value of cos x? N by 2. What is the value of x? Cos inverse n by 2. Question क्या पूछा है? Angle of incidence. So angle of incidence is how much? 2x. ये आया आपका आंसर? 2 cos inverse n by 2। कुछ पूछना आपको इसमें? क्वेश्चन नंबर 8। हो गया? अरे अब डायरेक्ट करना है, फॉर्मूला तो हो गया बेसिक्स। क्या लिखोगे? आंसर क्या आता है? बीच वाला सब कट पिट जाता है। तो μ1 sin 45 विल बी इक्वल्स टू μ3 sin r। So √2 sin r is equals to 1 times sin 45। sin 45 का वैल्यू विल बी 1/√2। इधर से √2 आएगा तो √2 sin r। sin r का वैल्यू विल बी 1/2। r का वैल्यू कितना आएगा? 30 डिग्री। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8। ये बेसिक से करना। हो गया? आंसर तो सेम ही आया होगा। डायरेक्ट क्या लिखेंगे? म्यू ग्लास इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू एयर इंटू sin 90। sin 90 is 1, म्यू एयर is 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू ग्लास? 1/sin i। आंसर क्या होगा? बी।
ये आया आपका आंसर। चलिए, अगला कंसेप्ट लिखिए जो सीखना है। तो अगले कंसेप्ट के लिए ये डायग्राम बनाइए, पहला वाला, ये वाला डायग्राम। बन गया। अब ध्यान से देखेंगे हम, ये है क्या डायग्राम। तो क्लास 10 में आपने एक चीज लर्न करी थी कि अगर हम किसी बाल्टी में कॉइन को डाल दें तो कॉइन तो बाल्टी के बेस पर होगा, लेकिन कॉइन हमें कहां दिखता है, यहां की जगह ऊपर। ठीक है ना। एक्चुअल में कहां है बेटा, बेस में। तो तो बेस वाले डेप्थ को हम क्या बुलाते हैं, एक्चुअल डेप्थ। दिख कहां रहा है, यहां पर। इसको क्या बुलाते हैं हम, एपरेंट डेप्थ। जहां दिखता है दैट इज एपरेंट डेप्थ। तो ये पढ़ा था हमने, ये कॉइन को अगर यहां रखोगे तो उसका इमेज कहां दिखेगा, ऊपर पर दिखेगा थोड़ा सा। बस यही चीज अब लर्न करनी है। तो कॉइन यहां पर है, तो एक्चुअल में रेज कहां से निकल रहा होगा, कॉइन से। कौन सा मीडियम पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, वाटर से एयर की तरफ। तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और यहां पर अगर कोई ऑब्जर्वर हुआ तो ऑब्जर्वर हमेशा चीजों को कैसे देखता है, स्ट्रेट लाइन में। तो अगर मेरे पास ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ, स्नेल्स लॉ क्या लिखोगे, म्यू इंटू साइन आई, 1 इंटू साइन आर, क्योंकि ये एयर माना है और ये मीडियम मान लेते हैं, ग्लास में भी तो होता है ना। ठीक है, तो पहले ये बताओ, ये क्लियर है आपको, पहला इक्वेशन ना। इसके बाद ज्योमेट्री, इफ दिस इज आई, ये एंगल आई है, तो ये एंगल क्या होगा, आई। क्यों होगा, बिकॉज बोथ आर ऑल्टरनेट एंगल। ये एंगल अगर आर है तो ये पूरा कितना होगा बच्चा, आर। क्यों होगा, क्योंकि वो दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये छोटू वाला एंगल कितना होगा, आर माइनस आई। अब आर माइनस आई और आई जोड़ दोगे तो ट्राइंगल का आपको क्या मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो आर माइनस आई और आई जुड़कर क्या देगा, ठीक है। नाउ कंसिडर ट्राइंगल, पता नहीं आपने जो फिगर बनाया उसमें मैच करेगा कि नहीं, वो आपको खुद से डिराइव करना है। ओ ए बी और सी, ट्राइंगल ओ बी ए में आपको tan ऑफ
आई लिखना है। बताओ टेन ऑफ आई क्या होगा? ओ ए बाय ओ बी। नाउ फॉर स्मॉल एंगल आई, tan I is equals to I. And also we have learned that कि for small angle I, sin I is also known is equals to I. तो क्या हम tan I के जगह sin I लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेशन क्या हमारा? स्मॉल एंगल। ठीक है। स्मॉल एंगल इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों नजदीक होते हैं, वेरी क्लोज। ओ और ए तो डायग्राम में बताया ना, दीज टू आर व्हाट, वेरी क्लोज। तो अगर बहुत नजदीक में होगा तो एंगल कितना आएगा? बहुत छोटा। ठीक है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्यों किया? बिकॉज दे आर वेरी क्लोज। राइट, टेन आर। बोलो। ओ ए बाय ओ सी। टेन आर will be equals to r, and r will be equals to sin r. Same logic. So this is your equation 1, this is your equation 2, this is your equation 3. 2 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। क्या आएगा? sin I by sin r is equals to OA by OB divided by OA by OC. तो OA और OA चला जाएगा, ये क्या देगा आपको? OC by OB। इक्वेशन 1 से sin I by sin r का वैल्यू क्या है? देखकर बताओ। sin I by sin r will give you what? 1 by mu. So 1 by mu will be equals to OC by OB. Therefore, OC is equals to OB by mu. Now, what is OC? Apparent depth. What is OB? Actual depth. क्या लिख सकते हैं हम? Actual depth is equals to, sorry, OC क्या था? Apparent depth. Apparent depth is equals to actual depth divided by, again given in your NCERT. कहाँ गया NCERT, किधर है? जो भी पढ़ाई है सब है वादर। Apparent depth is real depth divided by refractive index of medium. ठीक है। तो इसमें कुछ पूछना है? कर लोगे खुद से? हाँ, नहीं बात में से मांग लेना। तो होमवर्क आपका रहेगा, इसको डिराइव करना है। सेम चीज है, कर लेंगे हम। एक बार वो कर लेंगे, उसके बाद बी सी और डी का डायग्राम बना लिया है ना आपने? तो जो डायग्राम बनाया है उसी डायग्राम में आपको डिराइव करना है पूरा। ठीक है। कैसे पूरा डिराइव करना है? एंगल भी लिखना है खुद से, कौन किधर से कैसे आया, ये नहीं कि जो दिया हुआ है उसको दाम के। ठीक है। चल।
सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास। कुछ पूछना है तो बताइए। कौन सा एग्जाम्पल 9.4? ये इसमें क्या है? क्या नहीं समझ में आया, बोलिए। क्या चीज? हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर अपेयर टू मूव व्हेन द जॉगर इज एट 39 मीटर। तो 39 मीटर के यू का वैल्यू क्या क्या लोगे? -39। वी निकल जाएगा, है ना। उसके बाद स्पीड कितनी दे रखी है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब 1 सेकेंड के बाद जॉगर कहां होगा? 39 प्लस, सॉरी, -39 +5 -34 पर होगा। मिरर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये समझ में आता है। कोई व्यक्ति 39 पर है, मिरर की तरफ मूव कर रहा है, 1 मिनट बाद कहां रहेगा? 1 सेकेंड बाद कितना कहां रहेगा? 34 पर। तो 34 पर तुम फिर से वी निकाल लो। समझ आया ये चीज? तुमने क्या किया? जब वो, देखना ध्यान से, तुमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा धीरे कर रहे। ये मान लो मिरर है, जैसा भी मिरर, और उसकी दूरी कितनी है? 39। तो 39 पर तुमने इमेज का ये निकाल लिया, इमेज कहां पर है। ठीक। 1 सेकेंड के बाद वो कहां पर पहुंचेगा? 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, तो 39 से घटकर वो कितना हो जाएगा? 34। सो 34 के लिए फिर से दूरी निकाल लोगे। तो एक बात बताओ, इमेज जो है कितना मूव किया? इतना डिस्टेंस कितने देर में? तो डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, आपको क्या मिलेगा? इमेज का स्पीड। समझ आया? कर लोगे बाकी सब? फिर से देख लो। मान लिया कि जॉगर यहां है और उसका इमेज निकाल, बोले जॉगर रुका हुआ है। ठीक। उसका मैंने इमेज निकाल लिया, दूरी। 1 सेकेंड के बाद जॉगर कहां रहेगा? उसका इमेज का दूरी निकाल लिया। तो ये जॉगर जब 1 सेकेंड से इधर आया है, तो उसका इमेज भी 1 ही सेकेंड में इधर आया होगा। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? ये वाला दूरी, सॉरी, ये वाला दूरी माइनस दिस डिस्टेंस। और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम कितने देर में हुआ है? वो 1 सेकेंड में। डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव यू व्हाट? स्पीड ऑफ द इमेज। समझ आ गया? कुछ पूछना है इसमें? दोबारा बनाना, डाउट हुआ तो दोबारा पूछ लेना। बाकी सब बन गया? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? चलो ठीक है, बढ़िया, जा सकते हो।